हेलो। एमआई में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 एनसीईआरटी का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लेटेस्ट 2024 का सिलेबस है 2024 का, उसी के अकॉर्डिंग अपन वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक इसमें कट भी गए हैं तो मैं इनको इग्नोर कर लूँगा। एनसीईआरटी के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको पढ़ूंगा। तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के साथ में अपन शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल आज भी अपन इसी हिसाब से शुरुआत करते हैं। पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ इसके अंदर। देखो, सबसे पहले तो वेक्टर किसको बोला जाता है, बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डेफिनेशन वेक्टर की ये बोलती है कि क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको अपन वेक्टर बोलेंगे। देखो, वेक्टर को बोलने का सेंस ये है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी वैल्यू वगैरह होती है, कोई नंबर हो गया, न्यूमेरल हो गया, कोई भी एक तरह की वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जाना चाहिए, है ना। डायरेक्शन आपके पास मेंशन होगी। डायरेक्शन मेंशन कैसे की जाएगी ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अलग अलग तरीके से डायरेक्शन को मेंशन करने के तरीके हैं, मतलब अलग अलग होता है। इसके अलावा जो वेक्टर इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं अपन, वो एक लाइन सेगमेंट होता है। मतलब होता कुछ नहीं है, एक लाइन का सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट तो आप सभी समझते ही हो। लाइन सेगमेंट यानी कि एक सिंपल आप लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। इसे सिंपल आपने क्या कर दी, लाइन बना दी। तो वो एक लाइन सेगमेंट यानी एक पॉइंट से एक पॉइंट पे खत्म होने वाला एक लाइन, ऐसी लाइन जिसके दो टर्मिनल पॉइंट्स हो। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट अपने पास में होगा, उसी को अपन क्या बोलते होंगे, वेक्टर बोलते होंगे। तो इसमें वेक्टर कैसे कहलाएगा, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये जो एरो हेड है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। और जो एरो की लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगी किसको, मैग्नीट्यूड को। तो इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो एक एरो की तरह या लाइन सेगमेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, वेक्टर ए मानता हूँ, तो मैं इसको ए वेक्टर लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट ए बी मानता हूँ, मैं इसको लाइन सेगमेंट क्या मानता हूँ, ए बी मानता हूँ, तो मैं इसको ए बी वेक्टर भी लिख सकता हूँ। मतलब ये लिखने का तरीका है। अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। अगर आप अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा रहे हो तो वो वेक्टर की निशानी है। और उसको पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे इसको पढ़ा जाएगा ए वेक्टर, सिंपल ए वेक्टर। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए बी वेक्टर। ठीक है, उसको ए वेक्टर, इसको ए बी वेक्टर। नेक्स्ट है जो जो वेक्टर है उसकी कुछ बेसिक बातें आपको मतलब एक आध बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे वेक्टर अपन ने एरो बना दिया, ठीक है, और अपन बोल दिया कि ये अपना वेक्टर है। बच्चों देखो, इसमें एरो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इसकी लेंथ है, लेंथ वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेक्टर किसको बोलेंगे, वेक्टर उसी को बोलेंगे जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। तो मुझे बताओ, एरो के पास दोनों है या नहीं है। इसको अपन एरो बोलते हैं, एरो तीर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, तीर। तो तीर के पास दोनों है या नहीं है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी कि तीर हमारा कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा बच्चों, वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब मैं फिजिकल किसी तीर की बात नहीं कर रहा। तीर मतलब लाइन सेगमेंट ही है जिसके पास एक डायरेक्शन है। बस यहाँ पे हम उसको डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नोट की तरह आपको याद रखनी है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो से कम नहीं होता। मतलब मैग्नीट्यूड की बात करो, जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी वेक्टर का, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होता है। मतलब जीरो से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब जीरो से ज़्यादा ही होगा। जीरो हो सकता है इन डेट केस, पर जीरो से ज़्यादा ही होगा। नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेवर नेगेटिव। ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा कैसे जाता है, तो जैसे, चलो मैं इस पर आगे बात करता हूँ, या अभी बात कर लेते भले। देखो, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, सर ए बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर है, इसको अपन पढ़ेंगे ए बी वेक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, उसको ऐसे लिखेंगे कि ए बी वेक्टर के ऊपर, मतलब जो वेक्टर का एरो लग रहा है उसके अलावा अपन इस पर मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे अपन, मोड। तो मोड का जो सिंबल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, पढ़ेंगे भी कैसे इसको, मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, पर लिटरली मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इसको ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको ए पढ़ सकते हो। देखो, ए वेक्टर बोल रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट ही वेक्टर की बात हो रही है।
तो अगर आप खाली ए बोलते हो तो वो क्या कहलाएगा, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप ए बोल दो तो वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पोजीशन वेक्टर की। देखो मैं मोटा मोटी सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि पोजीशन वेक्टर क्या है। एक्स वाई जेड जो पूरा एक्सिस सिस्टम होता है, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आप कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट अज्यूम किया है, ठीक है ना, पी पॉइंट मैंने अज्यूम किया है, ये अपना पी पॉइंट है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जाहिर सी बात है, अगर आप कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड में इसको ले रहे हो, इधर एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है, और एक्स वाई जेड आपको एग्जैक्टली उनकी प्राइम लोकेशन पे नहीं दिखेंगे, पर कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी लोकेशन पे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना ज़्यादा जरूरी है। तो एक्स वाई जेड कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी कोई पॉइंट है, जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से लेके चल रहा है, एक्स के, वाई के और जेड के। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पी पॉइंट है ना, इसके और ओरिजिन के साथ जो वेक्टर बनेगा उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट के और ओरिजिन के बीच में ना, बिटवीन एनी कोऑर्डिनेट, एनी कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन, कोऑर्डिनेट और ओरिजिन के बीच में जो बनता है उसका अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ए वेक्टर, मुझे अगर मैं इस वेक्टर को मैं, इसने आर वेक्टर लिखा तो आर ही मान लेते चलो, जैसे ये यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है उसको आर वेक्टर नाम दिया है। तो आर वेक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, तो देखो एक्स जो होगा, ठीक है, एक्स जो होगा वो एक्स की डायरेक्शन में माना जाएगा, एक्स, और एक्स की डायरेक्शन को अपन बोलते हैं बच्चों आई कैप, ठीक है ना। वैसे ही वाई की डायरेक्शन को आप जे कैप बोलते हो, और जेड की डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो बच्चों, के कैप बोलते हो। तो जो आर वेक्टर आपका बन के आता है वो क्या बन के आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, क्योंकि एक्स जो है वो आई कैप की तरफ है, वाई जो है वो जे कैप की तरफ है, और जो जेड है वो के कैप की तरफ है। तो तीनों डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई कर दी, और क्योंकि आपने तीनों डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली एक पोजीशन किसकी बता रहा है, तो अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट की पोजीशन को ये बताता है। बस ये एक वेक्टर, इसको नाम दे दिया गया है, ये पोजीशन बताता हुआ एक वेक्टर है। सभी को क्लियर है। फिर अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, तो देखो मैग्नीट्यूड शुरुआत में आप इसको याद भी कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्शन तीन रेस्पेक्ट में आएगी, एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए देखो बहुत लफड़े इसमें, तीन डायरेक्शन इसमें कंसिडर की जाती है। एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के साथ जो डायरेक्शन होती है ना, उसको अल्फा एंगल से लिखा जाता है, वाई की डायरेक्शन को बीटा एंगल से लिखा जाता है, और जेड की डायरेक्शन को गामा एंगल से लिखा जाता है। मतलब कि जो अपना आर वेक्टर है, उसकी एक्स से जो डायरेक्शन है, एक्स के साथ जो डायरेक्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। वाई के साथ जो उसकी डायरेक्शन होगी, ये अपना वाई है, वाई के साथ जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे बीटा, और जेड के साथ जो डायरेक्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे, गामा। तो यहाँ पर बच्चों अपने को मिलता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा क्या क्या होता है, तो कॉस अल्फा एक्स के साथ है, तो ये एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मैंने थोड़ी देर पहले क्या माना था, आर माना था, है ना। मैं सिंपल लिखता हूँ, ये मोड वोड का ये चक्कर भी आप पाल सकते हो, बाकी मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लिखता हूँ, है ना। आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर का मोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेशन में दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, ठीक है ना। ये मैं अपनी मन की बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की बातें हैं, देखो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये आराम से आप देख सकते हो। आप मैग्नीट्यूड को किस किस तरह से लिख सकते हो ना, तो बिल्कुल आप बिंदास होकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा जो कॉस अल्फा होगा वो एक्स बाय आर होगा, कॉस बीटा जो होगा वो वाई बाय आर होगा, और जो कॉस गामा होगा वो जेड बाय आर होगा, जहाँ पे आर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर आप इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर बन के जुड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक नोट डाला हुआ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम कितना आता है, 1 आता है। जहाँ पे एल स्क्वायर और ये सब क्या है, तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एल होता है वो कॉस अल्फा होता है, जो एम होता है वो कॉस बीटा होता है, और जो एन होता है वो कॉस गामा होता है। अब ये कॉस अल्फा है तो ये एक्स बाय आर है, ये कॉस बीटा है तो ये वाई बाय आर है,
और ये कॉस गामा है तो ये जेड बाय आर है। अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हो तो आप कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा पहले, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो तीनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ पे आर क्या है, आर है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर क्या होना चाहिए, रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जब इस चीज को आप यहाँ पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे, यहाँ पे आप रख के देखो। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और नीचे डिवाइड में भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। इस तरह से ये 1 के बराबर होता है, मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं सारी की सारी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर के। बच्चों मैं बोलूंगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको हवा में नहीं उड़ा सकते। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा और आपको हो सकता है समझ में भी ना आए, तो इसलिए टाइप्स को थोड़ा भाव देना पड़ेगा। जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है कोइंसाइड करेगा इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। डेफिनेशन बड़ी बकवास है। जीरो वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर होंगे, मतलब वेक्टर तो है बट उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही साथ है। तो ऐसे वेक्टर को वेक्टर बोला जाएगा बच्चों, जीरो नहीं बोला जाएगा। जीरो वेक्टर होता है ये जीरो आई, जीरो जे और जीरो के होता है, ठीक है ना। जीरो आई कैप, जीरो जे कैप और जीरो के कैप। जहाँ पे आई कैप 1 होता है, ठीक है। आई कैप क्या होता है बच्चों, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर है ना। इनको तीनों का अपन कंबाइनली क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स उनको बोला जाता है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इनका तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और ये आपका जीरो वेक्टर है, ठीक है ना। जीरो वेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखो आपने कोई वेक्टर लिखा, ठीक है ना, तो उस वेक्टर में क्या होता है, दो बातें होती है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को एक कैप से लिखा जाता है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये डायरेक्शन वेक्टर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, इसी को यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर एक ही बात होती है। यानी कि इसका अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे तो वो 1 आएगा। वैसे आपने आई कैप पढ़ा, जे कैप पढ़ा, के कैप पढ़ा, ये तीनों को यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आता है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कैप अभी तो डायरेक्शन वेक्टर है, बट आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या कैप बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्यों बता कि यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, ये आएगा ए वेक्टर अपॉन ए। यानी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा कि वेक्टर को आप डिवाइड कर दो, वेक्टर को आप डिवाइड कर दो किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो आपको वेक्टर की क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। ये आपको नॉर्मली भी ध्यान रखना है कि वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड आप याद कर लीजिए। को इनिशियल वेक्टर, देखो कोई भी दो वेक्टर जिनका क्या होगा, सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जब आप ग्राफ में समझोगे तो कोई दो वेक्टर एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसके शुरुआती पॉइंट क्या है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर को ये ए वेक्टर बी वेक्टर जहाँ कहीं भी रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनका शुरुआती पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। ये उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से आप को इनिशियल वेक्टर को दिखा सकते हो। फिर आपके आते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखो बच्चों दो वेक्टर जो होंगे वो कोलिनियर, 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 ठीक है ना। कोलिनियर का मतलब ये होता है इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन। देखो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, अपने आप में फ्री होते हैं, है ना। तो आप उनको कहीं भी उठा के ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक लाइन खींच दो, जिसमें एक लाइन खींचता हूँ, एक लाइन खींच लेते हैं अपन, ये अपनी लाइन हो गई।
तो ये अपना कोई वेक्टर भी समझ सकते हो, लाइन भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप कोई 2 या 3 वेक्टर बनाते हो जो कि इसी लाइन के साथ है, लाइन के साथ है, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है ना ए और बी, ये दोनों के वेक्टर कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, एक वर्ड आप याद कर लीजिए, पैरेलल वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर्स है जो पैरेलल है, तो वो कहीं ना कहीं कोलिनियर वेक्टर होंगे। मतलब कोलिनियर वेक्टर आर द पैरेलल वेक्टर आप कह सकते हो। मैग्नीट्यूड कोई मैटर नहीं करता, डायरेक्शन मैटर करती है बस। अब आप यह भी कह सकते हो कि वो जो वेक्टर्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे तभी तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो वो भी एक फंडा है। बस यूँ है कि पर्टिकुलर पैरेलल होने चाहिए, मेन कंसेप्ट है किसका है, खाली पैरेलल का, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा अगर मान लो कि डायरेक्शन रिवर्स होती है तो भी वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होने का कंसेप्ट है, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। लिखा भी हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके वो ज़्यादा मतलब रेस्पेक्टेड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये इसके कहने का मतलब है। इक्वल वेक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर सेम है तो वो वेक्टर कहीं ना कहीं क्या कहलाएंगे अपने, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो कहलाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही क्या क्या है, बिल्कुल सेम। मतलब बिल्कुल हूबहू क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही सेम हो जाएंगे। कहीं कोई मिस नहीं हो रहा है, कहीं कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे हो सकते हैं बट बोथ आर सेम। यहाँ पर ए और बी आर द इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का सब कुछ क्या है, सेम है। ये अगर आप ऐसे लिखोगे ना कार्टेशियन सिस्टम में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल है कि ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो बी बराबर भी सेम होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, मतलब बिल्कुल हूबहू सेम। ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है सभी को। आई होप आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ गया हो। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखो किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव होता है वो एक्चुअली पैरेलली होता है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि जैसे कि मान लो, मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ पहले। ये एक वेक्टर इधर, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर जो होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनके अपन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट देख सकते हैं, जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। तो बी वेक्टर कहीं ना कहीं माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा, है ना। बी वेक्टर क्या होगा, कहीं ना कहीं माइनस ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव लिखना बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। तो आप यू भी कह सकते हो कि डायरेक्शन इज अपोजिट, बस डायरेक्शन इज अपोजिट। कोई वेक्टर के डायरेक्शन को आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो। आपको ए वेक्टर का नेगेटिव लिखना है तो माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। जैसे ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो अगर आपको इसको माइनस ए लिखना है तो आप बस साइन चेंज कर दो। तो माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस का 4k हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ये नेगेटिव वेक्टर है ना, ये अपना सिंपल वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है जो कि उसी के बराबर होता है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है जो कि उसी वेक्टर के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट वेक्टर डायरेक्शन में उल्टा होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स की शुरुआत कर देते हैं। तो आपको ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो जैसा ये बोल रहा है कि साउथ वेस्ट की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन सेंस बना लेते हैं। तो ये 4 डायरेक्शन अपन ने ले लिया, ये अपना ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये चौथा जो होगा अपना ये क्या कहलाएगा बच्चों, साउथ कहलाएगा। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन अपनी हो गई है। अब ये जो बोल रहा है ना, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है 40 किलो, मतलब 40 किलोमीटर आपको बनाना है, ठीक है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसके अंदर एक बात तो आप गांठ बांध लो कि जो एंगल होता है ना, ये हमेशा बाद वाले के साथ दे रखा होता है, ठीक है। मतलब एंगल आपको किसके साथ बनाना है, हमेशा जो बाद वाला लिखा हुआ है ना, मतलब जैसे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ लिखा हो, साउथ के साथ आपका 30 डिग्री बनेगा। अब साउथ के साथ 30 डिग्री कहाँ कहाँ बन सकता है, देखो इधर बन सकता है और इधर बन सकता है।
लेकिन आपको बोला है कि 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है ना, तो इसका मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ लिखा है तो एंगल हमेशा लास्ट वाले के साथ बनेगा, ठीक है। और बीच वाला जो है वो डायरेक्शन सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरफ होगा, लास्ट वाले से किस तरफ होगा, ठीक है। बहुत सिंपल, इसको याद रखना है। तो 40 डिग्री सॉरी 30 डिग्री साउथ से वेस्ट की तरफ बना दीजिए, ये साउथ से 30 डिग्री ले लीजिए। बस ये आपका 30 डिग्री पे आपका वेक्टर तैयार हो गया, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 40। तो मैग्नीट्यूड तो देखो अपन कैसे बनाए, आइडिया आइडिया लेना पड़ेगा। 40 किलोमीटर लंबा तो कोई कागज होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्केल मान के आप इसे बना सकते हो आइडिया से। तो इसको नाम दे दीजिए आप ओ और पी, है ना। तो रिक्वायर्ड जो वेक्टर है अपना वो अपना ओ पी वेक्टर है, ठीक है ना, जिसमें ओ पी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 किलोमीटर है और डायरेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है ना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज ए स्केलर और वेक्टर। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में शायद आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है पर हाँ एक उम्मीद बनती है। देखो आपको पहचानना पड़ सकता है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो 5 सेकंड, देखो कभी भी मैग्नीट्यूड से अपन नहीं पहचान सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, हमको पहचानना पड़ता है यूनिट से। तो सेकंड जो होती है वो यूनिट होती है किसकी, टाइम की। और ये क्या कहलाता है, देखो टाइम जो होता है वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता, टाइम का उसको डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर का क्यूब या मीटर का क्यूब या फीट का क्यूब, कुछ भी क्यूब है तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। और वॉल्यूम जो होता है ये हमेशा क्या कहलाता है बच्चों, स्केलर ही कहलाता है, ठीक है ना। ये अपना टाइम था, टाइम भी स्केलर वॉल्यूम भी स्केलर। फिर न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो फोर्स होता है तो अपना फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, अब देखो किलोमीटर पर आवर दे रखा है आपको, तो ये दो चीज़ें होती है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, स्पीड भी पॉसिबल है वेलोसिटी, पर फर्क ये है कि स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसको अपन क्या माने, 30 किलोमीटर पर आवर को। तो बच्चों इसमें अपने को कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको स्केलर मानेंगे, यानी ये अपने लिए क्या कहलाएगी, बस स्पीड कहलाएगी, है ना, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं है। फिर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है और डेंसिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है। फिर 20 मीटर पर सेकंड, देखो फिर से मीटर पर सेकंड आ गया, है ना, लेकिन टुवार्ड नॉर्थ, इस बार डायरेक्शन भी दे रखी है। अगर डायरेक्शन दे रखी है तो बच्चों बाय डिफॉल्ट वो वेक्टर है। पर मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, एग्जाम्पल 3। विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। देखो आपको इसमें छांटना है कि कोलिनियर वेक्टर कौन है। बच्चों कोलिनियर के लिए मैंने आपको साफ साफ बताया था कि पैरेलल जो भी होता है वो कोलिनियर होता है। तो आप देख लो ना भाई पैरेलल कौन है, यहाँ पे ए बी सी डी 4 वेक्टर है। ए और बी तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ए और सी क्या है, पैरेलल है। अच्छा सी और डी भी पैरेलल है और ए और डी भी पैरेलल है, मतलब कुल मिला के ए सी और डी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए सी एंड डी, दीज आर कोलिनियर, ये पैरेलल है, दैट्स वाई दे आर कोलिनियर। फिर ये पूछ रहा है कि इक्वल वेक्टर, तो देखो इक्वल तो बिल्कुल ही बराबर होता है। अगर मैं ए और सी को देखूं तो ए और सी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, प्लस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट है और सी का भी 2 यूनिट है, यानी ए और सी जो है वो अपने लिए क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अच्छा मैग्नीट्यूड तो बी और डी का भी बराबर है, बी के भी 3 यूनिट है ना, बी के भी 3 यूनिट है और डी के भी 3 यूनिट है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि बी और डी की डायरेक्शन सेम नहीं है, बी और डी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, डेट्स वाई ये इक्वल तो नहीं हो सकता। फिर थर्ड हमसे ये पूछ रहा है को इनिशियल। देखो को इनिशियल उनको बोला जाएगा जो एक ही पॉइंट से शुरू हो। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ से ए तो शुरू हो रहा है पर ए के अलावा कोई दूसरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ से ए बी स्टार्ट हो रहा है, सी स्टार्ट हो रहा है और डी स्टार्ट हो रहा है। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा एंड डी बन जाएगा। बी सी डी आर द कोलिनियर सॉरी कोइनिशियल वेक्टर। तो एक्सरसाइज 10.1 की शुरुआत कर देते हैं बच्चों। आगे की एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
बच्चों ऐसा कैसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, ठीक है ना। अपन एक बार वापस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब डायरेक्शन सेंस तो आपको पता ही है ना, कौन कौन सी डायरेक्शन आपको लेनी है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैंने आपको बताया था 40 किलोमीटर है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने आपको बताया कि एंगल हमेशा किसके साथ बनेगा, लास्ट वाले के साथ में बनेगा। एंगल हमेशा लास्ट वाले के साथ बनेगा। तो नॉर्थ के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो नॉर्थ के साथ में 30 डिग्री एंगल बना सकते हैं अपन। इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, दो रास्ते अपने पास में। तो अपन किस तरफ बनाए, तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, अपने को ईस्ट साइड में बनाना है। अपनी ईस्ट साइड हो गई, तो अपने को ईस्ट साइड में अपना एंगल बनना चाहिए, लेकिन नॉर्थ से बनना चाहिए। तो नॉर्थ से 30 डिग्री, ये नॉर्थ से 30 डिग्री बना दिया मैंने। और कौन सी साइड में बनाया अपन ने, ईस्ट साइड में बनाया, ठीक है ना। ये अपना वेक्टर प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 10, 20, 30 और 40। 40 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है। ये अपन ने शो कर दिया। इसको नाम दे दो भले आप OP। तो आपका OP जो है वेक्टर वो रेडी है, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, OP वेक्टर का 40 किलोमीटर। ऐसे मेंशन कर दीजिए आप, है ना, ताकि वो सामने वाले को क्लियर हो जाए कि हाँ मैग्नीट्यूड मेंशन कर दिया गया है। क्लासिफाइंग द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर, ठीक है ना। 10 kg की अगर मैं बात करूँ बेटा, देखो kg जो होता है ये मास होता है, और मास हमेशा ही क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है ना। मास हमेशा क्या होता है, स्केलर। 2 मीटर दे रखा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट दे रखा है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर 2 मीटर देता खाली तो डिस्टेंस होता, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर 2 मीटर दिया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। फिर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो खाली डिग्री दे रखा है। बड़ा डिग्री तो, डिग्री मतलब एंगल होता है, डिग्री किसका होता है, एंगल का होता है। मैं कहूँगा कि ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे 40 वाट। देखो वाट जो होती है ना, वाट ये पावर की यूनिट है। घर वाले बोलते हैं ना 40 वाट का बल्ब लिया, पावर की जो यूनिट है वो वाट होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। 5th पे अपना दे रखा है 10⁻⁻19 गुलाम। आप नोटिस करोगे कि अपन एक भी चीज को मैग्नीट्यूड से जज नहीं कर रहे, अपन किससे जज कर रहे हैं, उसकी यूनिट से कर रहे हैं। यूनिट से ही जज किया जाता है। गुलाम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर 6th नंबर पे आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अगर ये मीटर पर सेकंड होता तो स्पीड या वेलोसिटी से रिलेट करता, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर श्योर शॉर्ट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सारी क्वांटिटी आपको बता दी गई है। फिर ये बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर। या तो इसने डायरेक्टली क्वांटिटी दी है, बोला है कि स्केलर है या वेक्टर है, डायरेक्टली पता करना है आपको, तो पता कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर इजीली हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला जो है वो टाइम पीरियड है। टाइम हो या टाइम पीरियड हो, ये स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ठीक है। सेकंड वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है बच्चों, डिस्टेंस हमेशा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और फोर्थ है, फोर्थ आपका हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्थ वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर ही होती है, वेलोसिटी का वेक्टर ही एक रिप्रेजेंटेशन है। वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली याद रखना है आपको, ये कोई सॉल्यूशन वाली चीज़ें नहीं है, आपको याद रखना है इसको। फिगर दे रखा है, फिगर में पूछ रहा है कि कौन कौन से को इनिशियल है। देखो को इनिशियल जो एक पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो डी और ए, तो डी और ए, डी एंड ए ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये को इनिशियल है। फिर मैं और कोई पॉइंट अगर देखूं तो मुझे वहां से दो वेक्टर नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ओनली आंसर को इनिशियल का डी और ए ही है। फिर इक्वल वेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो इक्वल उनको बोला जाएगा जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है। तो देखो मेरी बात सुनो, मैग्नीट्यूड तो सबका ही सेम है क्योंकि ये स्क्वायर, लेकिन आप डायरेक्शन भी सेम देख लो। तो डी और बी, डी और बी, डी भी नीचे की तरफ है और बी भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो डी एंड बी, डी एंड बी को देख के मुझे लगता है कि ये इक्वल वेक्टर है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम है। फिर 3rd नंबर पे कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो है बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है बट वो बराबर नहीं है। वो तो देखो डी और बी तो अपने इक्वल वेक्टर है, तो बचा कुचा कौन,
ए एंड सी। तो ए एंड सी आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए और सी की डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो इक्वल तो नहीं है। बट ये कोलिनियर है, क्यों? बिकॉज दे आर पैरेलल। जो मैंने आपको समझाया कि पैरेलल होते हैं तो कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर तो डी और बी भी है, पर वो इक्वल नहीं है। इसने ये नहीं पूछा कि कोलिनियर कौन है, इसने पूछा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है ना, कोलिनियर है बट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब देखो डी और बी तो इक्वल है, इसका मतलब डी और बी तो हो ही नहीं सकते, तो ए और सी ही ऑप्शन में बचा है, यही अपना आंसर भी है। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। बिल्कुल ट्रू है बच्चों, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये कोलिनियर ही होता है ना। आप ए वेक्टर बनाओगे, जैसे आपने ए वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर जस्ट अपोजिट में तो आएगा, तो वो पैरेलल तो है ना, पैरेलल होना चाहिए बस। कोलिनियर की तो शर्त ही मैंने आपको बता ही दी है कि पैरेलल होना चाहिए, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं बच्चों, कोलिनियर वेक्टर के लिए एक लाइन यही बोली गई थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, है ना, कोई कुछ भी मैग्नीट्यूड, बट पैरेलल, पैरेलल इज अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, आपसे पूछे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है कोलिनियर की, तो वो पैरेलल होना उनकी नेसेसरी कंडीशन है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, वही बात। अब मान लो कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो कोलिनियर बन जाएंगे? अब मैग्नीट्यूड सेम तो बेटा इसका भी हो सकता है, देखो ये ए वेक्टर मैंने बनाया और इधर से मैंने बी वेक्टर बनाया, तो हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट ये पैरेलल थोड़ी है। मैंने बोला कि पैरेलल होना नेसेसरी कंडीशन है, आप इस बात को समझिए, पैरेलल इज द नेसेसरी कंडीशन, बराबर मैग्नीट्यूड होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होगा, पैरेलल वाला कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब दो कोलिनियर वेक्टर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या वे इक्वल होंगे? हो भी सकते हैं पर नहीं भी हो सकते हैं। हमको तो वो केस देखना है कि सारे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सारे होते हो तो ही अपन इसको ट्रू मानेंगे, और सारे तो नहीं होते भाई, क्यों नहीं होते, देखो समझाता हूँ। ये ए वेक्टर है अपना, और ये अपना एक और माइनस का ए वेक्टर है, या इसको बी वेक्टर नाम दे दो आप, इसको बी वेक्टर नाम दे दो। तो देखो ए और बी आर द कोलिनियर, दोनों कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? बिकॉज दे आर पैरेलल। इसके अलावा ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि मैंने इनको लगभग सेम ही बनाया है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर है, बट स्टिल ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, तो यानी कि ये भी अपने लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये पूछ रहा था अपने कोलिनियर वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो मैंने बताया ना ये कोलिनियर है दोनों, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम नहीं है, दैट्स वाई कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। क्लियर सभी को? तो नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी एक्सरसाइज इतनी सी है। ठीक है, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपको इस छोटे से तुच्छ से चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है ना, ये आपको अवेलेबल है टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में शामिल होने के लिए।